सांसों में ही समाज सेवा है, तो वो सांस तो लेना जरूरी है। ये एक मलाल जरूर जीवन भर रहेगा। तो कई दौर ऐसे आए कि जो मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो किसी और को पसंद नहीं आ रही, मतभिन्नता हो रही है। को अगर आप सोशल काम करने निकले हैं तो आपको आलोचनाओं को सही करना पड़ेगा। अग्रवाल समाज इंदौर फाउंडेशन अभी आगामी महाकुंभ में एक स्नान बाकी है जी, तो अप्रैल में वो होने जा रहा है। उसमें 350 से अधिक खिलाड़ी खेलेंगे। और आने वाले समय में श्रावण में तो किसी बैठे तो भाई साहब इसमें मुझे ऐसा बोल दिया, मैं उसको कहीं भी घुमा फिरा के और समझू के मतलब ये तो करना ही पड़ता है, मतलब वो कुछ नहीं बताती है। यही मेरे लिए बहुत इनोवेशन वाली बात होती है। मैं दर्द भरा किस्सा जरूर सुनना चाहूंगी। जिनके लिए हमने समय, हमारी एनर्जी, हमारी ताकत, हमारी कार्यकर्ताओं की फौज, और हमने परिवार को छोड़ा, व्यापार को छोड़ा, समर्पित भाव से एक सिपाही बन के काम किया। जी नमस्कार, अग्रमित्र के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अग्रवाल समाज के एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रही हूँ जो अग्रवाल केंद्रीय समिति के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और आज अग्रवाल समाज के लिए उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य करे हैं उसके लिए उन्हें कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस खास एपिसोड में संजय भैया का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, आप पहले ऑलरेडी बहुत सारी अग्रवाल संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, केंद्रीय समिति से जुड़े हुए हैं, और अभी आपने अग्रवाल समाज इंदौर फाउंडेशन की नींव रखी है। आप ऑलरेडी बहुत सारी संस्थाओं में एक्टिव हैं और कई स्तरीय काम कर रहे हैं समाज में, फिर एक स्पेशली अब इस संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ी? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को एक आपके यहाँ पर आमंत्रित किया। धन्यवाद उसके लिए। देखिए, समाज तो समुद्र है, तो उसमें तो बहुत सी धाराएं आके मिलती हैं। संगठन कोई से भी हो, समय समय पर संगठन बनते हैं, संगठनों के माध्यम से कार्यक्रम होते हैं, और निश्चित तौर पर कई संगठनों से अग्रवाल समाज के जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हुआ कि चूँकि सामाजिक कार्य तो हम करते ही हैं, सामाजिक कार्यों के साथ हमको हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, या हमारे जो धार्मिक कई चीज़ों को हमको बढ़ाना चाहिए जी। तो कुछ इस उद्देश्य से हमने अग्रवाल समाज इंदौर फाउंडेशन की स्थापना की है, और पिछले 3-4 महीनों से हम उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं जो धर्म और संस्कार और संस्कृति का अनुरूप हो। इसका मेन उद्देश्य क्या है और आप इसमें किस तरह के कार्य करने वाले हैं, और स्पेशली समाज को लेकर और युवा पीढ़ी के लिए स्पेशली ऐसा क्या कार्य इसमें आप प्रमुखता में करने वाले हैं? देखिए, हम जो काम कर रहे हैं, अभी तक जो हमने काम किए हैं उसमें सबसे पहले हमने ठंड में जो भी निचले तबके की बस्तियां हैं उनमें जाकर करीब 2100 स्वेटर वितरण किए जी। उसके बाद जो हमारी जो इस देश की आस्था जिससे जुड़ी हुई है वो महाकुंभ होता है, तो उस महाकुंभ में पहले पुराने समय में पधराव नहीं होती थी। साधु संत जब सिंहस्थ के लिए या महाकुंभ के लिए जाते थे तो संतों का सम्मान करते थे, उनको भोजन कराते थे और उनको एक भेंट देते थे। तो हमने वो पधरावनी की परंपरा को वापस जीवित किया जी। और इंदौर शहर में तकरीबन 35 आश्रम है, उसमें से करीब 28-30 आश्रमों से साधु संत और जो भी मठाधीश है, महामंडलेश्वर हैं, वो लोग जब महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रहे थे तो उन सब की पधरावनी की। महाकुंभ के पहले स्नान पर हमने चूँकि प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती का संगम है जी, तो उस संगम को हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी 2 नदियाँ प्रमुख हैं, जिसमें एक माँ नर्मदा है, एक माँ शिप्रा है जी। तो हमने शिप्रा जी, नर्मदा जी और गंगा जी के जल का मिश्रण कर हमने करीब 5000 जो है ये गंगा जल की बाटलों का वितरण किया। अच्छा। तो हमारी रुचि धार्मिक क्षेत्र में ज़्यादा रही। अनंत सालों से हमारे देश में भगवान राम का मंदिर स्थापना हो, इसके लिए पूरा देश प्रयासरत था। तो हमने उस प्रथम वर्षगांठ को हमने बड़े उत्साह के साथ मनाया। तो हम धार्मिक भावना से संबंधित कार्यक्रम इसमें कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर हम सभी की धार्मिक प्रवृत्ति है।
हम अग्रवाल हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारी ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति है, तो उन सबको बढ़ावा देते हुए वो संस्कृति संस्कार इनको सहेजते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जी, आज की युवा पीढ़ी आपके साथ आपकी संस्था में क्यों जुड़े, और उन्हें अगर वो जुड़ते हैं तो वो किस तरह के कार्य में अपने आप को प्रमुखता देंगे, और क्या उन्हें क्यों जुड़ना चाहिए आपके साथ स्पेशली? देखिए, वर्तमान में अगर हम जितने भी सामाजिक संगठनों की बात करें जी, तो इंदौर में मेरा ये मानना है करीब करीब छोटे बड़े हर स्तर के मिला के तकरीबन 125 से 150 संगठन हैं जी, और जिसमें से 70-80 संगठन सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जो साल में कोई 2 कार्यक्रम कर रहा है, कोई 6 कार्यक्रम कर रहा है, सब एक्टिव हैं। एक समय था जब आदमी एक उम्र के बाद समाज में इन्वॉल्व होता था। बिल्कुल। अब आज जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, मेरा ये मानना है उसमें 80% 90% यंग हैं। यंग मतलब जहाँ पर 20 साल के भी 20 से 25 साल से हम शुरुआत करें तो 40, 45, 50 साल तक के भी साथी काम कर रहे हैं। तो युवा तो ऑलरेडी जुड़ गया है ना। और युवा को समाज में इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि हम अगर हमारी दिनचर्या को काउंट करें तो हम घंटे 2 घंटे सामाजिक कामों के लिए निकाल सकते हैं। अभी जनरली क्या हो रहा है, आजकल के युवाओं की स्थिति ये है कि वो या तो मोबाइल चला रहे हैं या यार दोस्तों में टाइम बिता रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा समय समाज को दें, समाज को समय देने में हमको नए दोस्त मिलते हैं, नए संबंध मिलते हैं, हमारे व्यापार में प्रगति होती है और हमारा एक सर्कल पारिवारिक रूप से स्थापित होता है। तो मेरा तो मानना है कि अधिक से अधिक युवाओं को इसमें जुड़ना चाहिए। समाज में जुड़ भी रहे, निरंतर जुड़ रहे। जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये रहेगा कि समाज सेवा करते हुए ऐसा कौन सा वो क्षण आया था जब आप बहुत भावुक हो गए हों और आपको लगा हो कि ये कार्य अगर पूर्ण होता है तो सच में हम इतिहास रच देंगे? ऐसे पल तो बहुत से आए हैं, क्योंकि अगर बड़े कार्यक्रमों की कल्पना अधिकतर समय में समझता हूँ मैंने ही की है और उनको अभी तक का अग्रसेन जी का या ईश्वर का आशीर्वाद कह लें तो संपूर्ण भी किया है जी। किंतु जैसा आपका सवाल है उसका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि अग्रवाल समाज की तरफ से एक सबसे पहली यात्रा गई थी अग्रोहा जी, रेल यात्रा। तो किशोर जी गोयल उस समय अध्यक्ष थे और उन्होंने मुझे प्रपोज़ल दिया, तो हमने उसकी प्लानिंग की। लेकिन प्लानिंग में हम 4-6 लोग थे और चूंकि एक नया कॉन्सेप्ट था, आज 1000 लोगों को ट्रेन से यात्रा करके लेके जाना और आना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क था। बिल्कुल। क्योंकि मैं ऐसी कोई यात्रा पहले इतने बड़े स्वरूप में लेके नहीं गया था। छोटी छोटी 5-50 लोगों की 100 लोगों की यात्राएं जरूर होती रहीं। और जब हमने यात्रा की प्लानिंग करी तो मैं उस प्लानिंग को मेरे हिसाब से बनाता चले गया। और जब मैं बनाता चले गया तो उसमें जब हम लोग आपस में 6-8 लोग की टीम थी उस टाइम, तो कई दौर ऐसे आए कि जो मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो किसी और को पसंद नहीं आ रही, मतभिन्नता हो रही है। बिल्कुल जी। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है और मुझे लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो उन मतभिन्नताओं को क्रॉस करते हुए जिद करके मैंने मेरी बात मनवाते हुए मैंने उस यात्रा को बिल्कुल जितनी ताकत लगा सकता था, चूँकि एक चैलेंज मेरे ऊपर हो गया था जी। तो उस यात्रा को मैंने संपन्न कराया। और जब हम इंदौर वापस आए और रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन खड़ी हुई तो जिन जिन से मेरी भिन्नताएं थी वो बड़े मेरे आके गले लगे जी कि संजय निश्चित तौर पर तेरे डिसीजन सही थे। और तो वो एक ऐसे मेरे लिए एक इतिहास का पल भी था, भावुक पल भी था कि जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ और जिनसे मैंने डिस्कस की लेकिन उन्होंने स्वीकारा आखिर कि मैं सही था, तो मुझे अच्छा भी लगा जी। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ऐसी उसके बाद हमने 3-4 यात्राएं और की और जो भी अध्यक्ष रहे केंद्रीय समिति के उन्होंने मुझ पे विश्वास किया और ईश्वर की कृपा से सभी यात्राएं बहुत
प्रेम से बिल्कुल। संपन्न हुई। जो आप यात्रा के बारे में बता रहे हैं, उस यात्रा में मेरी मदर भी गए थे और मम्मी कहती है कि वो यात्रा जो थी वो मैं आज भी नहीं भूल सकती हूँ। जिस तरह से उस चीज़ को इतने ब्रॉड लेवल पे बताया गया और मतलब ट्रेन को पूरा ट्रेन ब्लॉक करके पूरा अग्रवाल समाज के उसको मतलब वो बहुत मैं समझ सकती हूँ कि सच में वो यात्रा ने इतिहास रचा ही था। देखिए मेरा यात्रा के मामले में ये मानना है कि अगर अभी आप यहाँ बैठे बैठे संकल्प लें कि मुझे 10 लोगों को उज्जैन महाकाल मंदिर के दर्शन कराना है, तो वो चाहेंगे तो ही आप संकल्प पूरा कर सकते हो। बिल्कुल। बरोबर है। तो मेरे को ईश्वर ने चुना है, मेरा चयन किया है कि मैं 1000, 1200, 1300 लोगों को यात्रा कराने लेके जाऊँ। मैं उस भाव से काम करता हूँ। मैं मतलब ऋणी हूँ भगवान का, क्योंकि कोई भी किसी को भी कोई धाम नहीं करा सकता साहब। आप स्वयं भी, लोग सोचते रह जाते हैं जीवन गुजर जाता है, लेकिन मंदिरों में या नहीं जा पाते हैं। मैं 1200, 1400 को आखिरी यात्रा जगन्नाथ जी लेके गया था। 1350 यात्री थे। बहुत विपरीत परिस्थितियाँ थी, लेकिन ईश्वर ने सब साथ दिया, आगे आगे व्यवस्था करी और हम लेके आए। अभी तक तकरीबन 7000 अग्रवालों को मैं यात्रा करा चुका हूँ। तो ये उनका आशीर्वाद है जी। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी परंपरा है जो अग्रवाल समाज में फिर से स्टार्ट होना चाहिए, या उस चीज़ को हमने छोड़ दिया है? देखिए, ये जो एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे समाज में, या यूँ कह लो कि हमारे भारत की संस्कृति में आया है, जो मेरी दृष्टि में बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस भी संगठन में जाता हूँ, मैं ये चर्चा जरूर करता हूँ और इसी से संबंधित एक कार्यक्रम भी हम फाउंडेशन के माध्यम से आगे कर रहे हैं, वो भी मैं आपको जानकारी दूँगा। देखिए, हम हमारे पिताजी के भाई और बहनों पे जाएं, या हमारे दादाजी के भाई और बहनों पे जाएं, तो जैसे मेरे पिताजी 6 भाई और उनकी 3 बहनें, मतलब 9 संतान का परिवार है जी, है ना। अब एक परिवर्तन 1-2 पीढ़ियों के बाद ये आ गया है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत कैरियर कॉन्शियस हो गए। आजकल की जो बहुएं आ रही हैं वो भी बड़ी ज़्यादा नाजुक हो गई हैं। हम जा रहे हैं एक बच्चे पे जी। आप चर्चा करना किसी भी यंगस्टर्स से, बोले नहीं हम तो इसको एक बच्चा रखेंगे तो टॉप से टॉप एजुकेशन देंगे। उसमें हमारा लॉस ही हो रहा है कि हमारा आने वाले टाइम में तो परिवार ही खत्म हो जाएंगे जी। भाई। ना चाचा ताऊ के रिश्ते बचेंगे, ना मौसी के रिश्ते बचेंगे, ना चाची भाभी कोई रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे। सही बात है। तो ये जो परंपरा है हमारी कि हम 2-2, 4-4 भाई बहन रहते थे, वो हमारे घर में कम से कम 2 से 3 बच्चे होना चाहिए। 3 बच्चे होने के बाद भी एक संबंध का हम नुकसान कर रहे हैं। 2 बहनें रहेंगी तो माँ से बढ़ के मौसी होती है, बिल्कुल। 2 भाई रहेंगे तो पिता से बढ़ के चाचा होता है। तो ये चीज़ें वापस आना चाहिए, बच्चों में संस्कार देना चाहिए कि हमको हमारे परिवार को बड़ा रखना है। एक दूसरा, चूँकि मैं सामाजिक संगठनों में जो काम करता हूँ, तो अग्रवाल समाज में विगत 10-15 सालों में बहुत सारे केसेस जो पारिवारिक विवाद वाले होते हैं वो हमारे पास आते हैं और उनको मैं सॉल्व भी करता हूँ। अभी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक कमेटी का भी गठन किया है, तो उसमें एज ए काउंसलर मैं भी हूँ उस कमेटी में जी। तो हम क्या होता है कि हम जब विवाद होता है जब जागते हैं, है ना। अभी हम फाउंडेशन के माध्यम से एक वर्कशॉप लगा रहे हैं जी। और उस वर्कशॉप का स्वरूप ये रहेगा कि जिन भी एक नवविवाहित जो जोड़े हैं, जो 1 साल में जिनकी शादी हुई है, ऐसे अभी शुरुआती दौर में 100 जोड़ों का हम कार्यक्रम रखेंगे जी। तो उसमें 3 प्रकार की टास्क होगी। ओके। ठीक है। उसमें जो भी जिस फील्ड के मास्टर्स हैं, जो वक्ता हैं, वो आएंगे। सबसे पहली बात कि शादी जो होती है बड़ी धूमधाम से होती है, पति पत्नी में बहुत प्रेम होता है। पहले वो आजकल क्या होता है, वो प्री वेडिंग सब बिल्कुल, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं संबंधों में आँच आने लग जाती है। पति पत्नी की बात कर रहा हूँ। अब जब पति पत्नी में आती है तो उन्हें एक्चुअली वो उनका एक मस्ती का दौर होता है, मतलब हर एक युवा का अपना एक सपना होता है, तो उस ढंग से जीते हैं। लेकिन हमको ये बताना रहेगा कि पति का पत्नी के साथ और पत्नी का पति के साथ कैसा उठना बैठना रहना, व्यवहार, बातचीत, सम्मान, ये कैसे बना रहे। जब पति पत्नी
एक साथ मजबूत रहेंगे या संस्कारों के साथ रहेंगे तो कभी किसी परिवार में विवाद नहीं आएगा। तो एक सेशन तो ये। सेकंड सेशन पे हम आते हैं कि अभी क्या हो रहा है, घरों के सिस्टम बदल गए। जी। घरों में सासू हैं, चाची सास हैं, या जो भी घर में हैं, या दादी सास हैं, उनका अपने आप में एक वे होता है। लड़की नहीं आती है तो कई बार वो मैचिंग भी नहीं बैठती है, तो उस लड़की को ये समझाना पड़ेगा कि कैसे वो इस घर में ढले, क्या उसके संस्कार हों, किस प्रकार की उसकी भाषाएं हों, कैसा उसका रहन सहन हो, कब उस घर को कैसे वो अपना बना, ये उसको सिखाना पड़ेगा। तीसरी, ये सब कुछ सिर्फ लड़कियों को ही सिखाया जाए? नहीं, मैंने पहले में लड़के लड़की दोनों को इन्वॉल्व किया है। अच्छा। है ना। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या हो रहा है, आजकल पहनावे का बहुत फर्क आ गया। अगर अपन स्पष्ट बात करें तो मेरा ये मानना है कि 90% जो है आजकल की बहुएं घर में साड़ियाँ नहीं पहन रही हैं। जी। है ना। और ऐसा शायद कहना उचित है या अनुचित है, आजकल दुपट्टे का भी उतना चलन नहीं रह गया है। आजकल बहुओं को हम बेटी की तरह ट्रीट करते हैं तो हमारी भावना भी हो गई, ठीक है यार, चलता है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना रहेगा कि किस प्रकार की ड्रेसेस हमको कहाँ पर पहनना है। जी। किस प्रकार से, पहले आप ससुर दिख भी जाता था तो ससुर भी खांसते हुए अंदर आते थे, बहुएं भी उन खांसते से दुपट्टा नीचे ले लेते। अपन उस दौर में नहीं जाना चाह रहे, लेकिन मर्यादाओं का कैसे हम पालन करें ये होना चाहिए। और ऐसा नहीं है, लड़कों को भी सीख दी जाएगी कि वो लड़कियों पे नहीं है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद मुझे लगता है कि वहीं से अगर कार्य कराया जाएगा तो ये बहुत जल्दी एक अच्छा, ये सामूहिक प्रयास है। पति पत्नी दो पक्ष हैं तो दोनों को कैसे हम एक कराएं, वो उस उद्देश्य ये कार्यक्रम कर रहा है। ये धीरे धीरे बढ़ाना है हमको कार्यक्रम। जी। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना है। हो सकता है इसमें समाज के बंधन भी खत्म कर दें। हमको तो शहर को भी देखना, सभी को देखना। बिल्कुल। अग्रवाल समाज इंदौर फाउंडेशन अभी आगामी क्या कार्य करने वाला है, और पिछले 2024 में और 2025 में ऐसे कौन से कार्य हैं जो 2024 में आप नहीं कर पाए और उसका आपने टारगेट रखा है कि 2025 में हमें इसे पूर्ण करना है? देखिए, 2024 में तो हमने शुरुआत ही की है। जी। अच्छा। तो मैंने पहले भी बताया है कि हम सब धर्म और संस्कार से संबंधित कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो समय समय पर आगामी कार्यक्रम आपके सम्मुख आते जाएंगे। पर कई बार ये चीज़ के लिए आपको आलोचनाएं भी झेलनी पड़ती होगी ना? क्या? धर्म और संस्कार को लेकर, क्योंकि आजकल का जो युवा है वो एकदम से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि आप हर चीज़ में धर्म को घुसड़ रहे हो, आप हर चीज़ में एकदम संस्कार पे आ रहे हो। मैं अपोजिट हूँ इसके। आप किसी भी दिन कोई से भी मंदिर जाओ, जी, आप बुधवार को खजराना गणेश मंदिर चले जाओ, आपको 80% युवा मिलेंगे। आप कोई से भी मंदिर जाओ, युवा तो धर्म के प्रति बिल्कुल आकर्षित हो चुका है। हर युवा, मेरा तो मानना, मंदिर में धोख लगाता हुआ जाता है। एक दूसरा, आलोचना समाज सेवा का एक अंग है। जी। आपको उसको, अगर आप सोशल काम करने निकले हैं तो आपको आलोचनाओं को सहन करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर यह आप में शक्ति है, आलोचना भी होंगी, आरोप भी लगेंगे, सब होगा। जी। तो अगर ये सहन शक्ति है तो आप काम करने आओ। तो आलोचना तो अंग है, जीवन का होता है। और अच्छा है, वो पहले कहते थे निंदक नीरे राखी है। बिल्कुल। तो उन आलोचनाओं से व्यक्ति ठीक भी होता है, ठीक होता है। कई बार होता है लेकिन ठीक होता है। तो मैं तो स्वीकार करता हूँ, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता हूँ कि भैया गलती हो गई। 2025 में आप क्या क्या कार्य करने वाले हैं अग्रवाल समाज इंदौर फाउंडेशन के थ्रू? देखिए, अभी तो जैसा मैंने आपको बताया, ये कार्यशाला हमको आयोजित करना है। जी। अभी प्लानिंग चल रही है। महाकुंभ में एक स्नान बाकी है। जी। तो टीम के और कुछ अग्रवाल जनों का आग्रह है कि उसमें हमको भी डुबकी लगवा दो, तो डुबकी की भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। और युवाओं की, जैसे आपने बात करी है, तो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, अग्रवाल समाज का, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हम युवाओं को खेल के प्रति जोड़ने के लिए करते हैं। जी। तो अप्रैल में वो होने जा रहा है। उसमें 350 से अधिक खिलाड़ी खेलेंगे। और आपको ये जानकारी शायद होगी या नहीं होगी, मैं बताना चाहूँगा कि जब से हमने इस टूर्नामेंट की शुरुआत की है, जी, तो
युवा नियमित रूप से खेल रहा है, कोई एक दिन छोड़ के क्रिकेट खेल रहा है, कोई हर हफ्ते खेल रहा है, तो एक स्वास्थ्य के प्रति उनमें जागरूकता भी आई और अच्छे संबंध भी उनके एक दूसरे से बने हैं। तो वो कार्यक्रम कर रहे हैं। आने वाले समय में श्रावण में एक दो ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने की इच्छा है। इस प्रकार से कार्यक्रम करेंगे और समय समय पर जो जो भी आवश्यकता होगी। जी। अभी एक और कार्यक्रम हमने विचार किया है कि चूँकि हम सब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं जी। तो हम सब प्रतिदिन तिलक लगाकर घर से निकले हैं। अभी मस्तक पे तिलक नहीं होते हैं, बिल्कुल। तो हम एक अभियान चालू कर रहे हैं कि हर व्यक्ति सुबह भगवान को नमन करे और तिलक लगाए। भाई हिंदू होने की पहचान क्या है? बिल्कुल। कैसे पहचानोगे कौन है? तो भाई हिंदू है तो तिलक लगाए। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान हम आने वाले समय में चालू करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा अभियान है आपका। आपने क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में मुझे बताया, तो और इसके बारे में आप कोई जानकारी दे सके तो मुझे बताएं। हाँ हाँ बिल्कुल जी। ये जो टूर्नामेंट है ये रात्रिकालीन टूर्नामेंट है। और मैं समझता हूँ कि अग्रवाल समाज का मध्य प्रदेश में इससे बड़ा टूर्नामेंट नहीं होता होगा। ये जो टूर्नामेंट होता है ये 32 टीमों के बीच होता है, जिसमें 350 खिलाड़ी भाग लेते हैं। 13-14 दिन का ये कार्यक्रम है। और इसके पहले जब भी टूर्नामेंट इंदौर में हुए हैं वो नॉकआउट पद्धति से हुए हैं कि अगर कोई भी टीम एक मैच खेलती है और वो हार जाती है तो बाहर हो जाती है। हमने इसको लीग में कन्वर्ट कर दिया है। तो 32 टीमों के 8 पुल बनेंगे और हर पुल में 4-4 टीमें होंगी। वो सभी पुल की टीमें एक दूसरे से खेलेगी। फिर इसका सेकंड राउंड होगा, उसमें 2 पुल बनेंगे और 2 पुल में 8 टीमें एक दूसरे के साथ खेलेगी। तकरीबन इस पूरे टूर्नामेंट में 65-70 मैचेस होंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये टूर्नामेंट निरंतर चलेगा। इसमें सभी जो खिलाड़ी हैं शाम को 5 बजे से हमारे टूर्नामेंट चालू होंगे जो रात को 11 बजे तक चलेंगे। इसके लिए जगह का चयन हम कर रहे हैं और युवाओं में बहुत उत्साह है। जैसे ही टूर्नामेंट की अभी हमने 15 दिन पहले घोषणा की थी तो हमारी 32 टीमें पूरी हो गई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें केवल इंदौर की टीम नहीं है, इसमें सेंधवा की 2 टीम है, धामनोद की 1 टीम है, महू की 2 टीम है, देवास की 1 टीम है, उज्जैन की 1 टीम है। तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ और 2-3 टूर्नामेंट के बाद इसका स्वरूप बराबर राज्य स्तरीय हो जाएगा जी। तो ये इसकी जानकारी है और निश्चित तौर पर जो आगे प्लानिंग होती चली जाएगी। पूरा एक सिस्टम से खेला जाता है। इसमें मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सारे एम्पायर्स होते हैं। पूरा जो डेकोरम पूरा होता है, अग्रवाल समाज के बंधुओं के लिए, महिलाओं के लिए बैठने की अलग से व्यवस्था होती है। प्रतिदिन वहाँ पर नाश्ता वगैरह सारी सुविधा, सर्व सुविधा युक्त संपन्न ये टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं। अच्छा, आप अपनी टीम को उन्हें मतलब प्रेरित करते हैं, तो आज जो टीम है तो उनको उस तरह का विज़न देना। देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ जो कार्यकर्ता जुड़े हैं वो अनूठे हैं जी। जहाँ तक प्रेरणा की बात है, अगर आप टीम लीडर हो फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं को ये एहसास होना चाहिए कि वो टीम लीडर हैं। हाँ। अगर मैं एज ए लीडर बात करूँगा ना तो वो शायद उतना कंफर्टेबल काम नहीं कर पाएंगे। मेरे यहाँ जो जितने भी कार्यकर्ता होते हैं मैं उनको लीडर बना के काम करता हूँ और उनमें वो भाव पैदा करता हूँ कि जो तुम निर्णय लोगे वो मुझे स्वीकार्य होगा, चाहे वो सही भी हो या गलत भी हो। मैं उन पर अटूट विश्वास करके उनको जिम्मेदारी देता हूँ। और एज ए अगर मैं टीम लीडर की बात करूँ तो किसी भी टीम लीडर में ये गुण होना चाहिए कि वो आदमी की परफेक्शन को समझे। हर आदमी का अपना एक काम करने का दायरा होता है। आप टेबल वर्किंग अच्छी कर सकते हो, कोई और फील्ड में अच्छा काम कर सकता है, कोई तीसरे तरीके से काम, तो हमको कोई खाना बहुत अच्छा बनवा सकता है, कोई टेंट लाइट की व्यवस्था अच्छी देख सकता है। तो आप में वो गुण होना चाहिए कि आप समझो कि कौन सा काम कौन आदमी परफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो मेरे साथ सब इसी प्रकार मैंने चयन कर करके टीम बनाई है। एक दूसरा कि जितने भी कार्यकर्ता होते हैं
वो कहीं ना कहीं सब व्यवसाय में जुड़े हैं। जी। तो मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि काम उतना ही कराऊँ मैं उनसे जितना उनका व्यापार डिस्टर्ब नहीं हो। बिल्कुल। तो मैं अगर कोई भी प्रोजेक्ट अगर मैं करता हूँ तो हमारा नियम बना हुआ है कि हम सुबह डेली 8 बजे से मीटिंग करते हैं और 10:30 बजे तक हम मीटिंग को ख़त्म कर देते हैं। ओके। तो उससे क्या होता है कि सब व्यक्ति अपने अपने व्यापार पे समय पे पहुंच जाता है और अपने व्यापार में वर्किंग करने लग जाता, तो उसका समय खराब नहीं होता व्यापार का। जी। तो ये भी एक चीज़ है, इसीलिए मेरे से व्यक्ति जुड़ा रहता है कि हमारा व्यापार डिस्टर्ब नहीं हो रहा और हम कार्य भी कर पा रहे हैं। जी। और मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की भांति उनके साथ जैसा वो काम करते वैसे ही मैं करता हूँ, तो उनको भी प्रेरणा मिलती है, मुझे भी उनसे प्रेरणा मिलती है। जी। अग्रवाल समाज इंदौर फाउंडेशन से अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो किस तरह जुड़ पाएंगे और इसका हम हिस्सा बन पाएंगे? अग्रवाल समाज इंदौर फाउंडेशन से अगर जुड़ना है तो उसकी एक फीस है। जी। वो फीस का नाम है कि दिल से जुड़ो, जी। जज्बे से जुड़ो, जी। स्नेह से जुड़ो, कार्यकर्ता की भांति जुड़ो। तो जुड़ने का ऐसा कोई शुल्क नहीं है। हमें लगता है कि ये व्यक्ति समाज हित में काम करना चाहता है, समाज में समय दे सकता है और हमारे साथ घुल मिल सकता है और उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है और ये हमारे साथ एक लंबे समय तक चल सकता है। जी। तो जोड़ लेते हैं, कार्यक्रम में नाम दे देते हैं, कहीं का प्रभारी बना देते हैं, समान अवसर देते रहते हैं। तो बिल्कुल। अग्रवाल समाज में ऐसे कौन से व्यक्तित्व हैं जिनसे आप बहुत प्रेरित होते हैं और वो आपके आज आइडियल हैं? देखिए, मैं समझता हूँ इंदौर अग्रवाल समाज का नाम जी। कम से कम मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में सबसे उच्च स्थान है इंदौर का। बिल्कुल। राष्ट्रीय स्तर की बात मैं नहीं कर सकता और हमारा सौभाग्य है कि हमको हमारे एक लीडर के रूप में रमेश चंद्र जी अग्रवाल भास्कर पत्र समूह के मिले, जी। जिन्होंने पूरे समाज को एक जाजम पे इकट्ठा किया और एक संगठन की स्थापना की। एक दिन ऐसा होता है जो हम सबके लिए एक त्यौहार का स्वरूप होता है, वो होता है अग्रसेन जयंती। तो वो एक भव्य पैमाना उसका बढ़ता चले गया। बिल्कुल। और एक जो पौधा उनने लगाया था वट वृक्ष का रूप उस संगठन ने धारण किया। रमेश जी ने जब काम चालू करा, जब तब से संगठन जो चालू हुआ तब से मैं साथ में जुड़ा हुआ हूँ। जी। और वर्तमान में जैसे आज अगर हम समाज की बात करें तो ख्याति प्राप्त, मतलब आप समझ लो कि इंडिया लेवल पे जिनकी पहचान है, राष्ट्रीय स्तर पे जिनकी पहचान है, ऐसे विनोद अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो प्रेरणा देते हैं। एक किस्सा बताता हूँ। सहज व्यक्ति हैं जी। और सहजता से हम कुछ भी आपस में बात कर लेते हैं। तो मैंने एक बार बोला, भाई साहब ऐसे ही बैठे, तो भाई साहब ये इसने मुझे ऐसा बोल दिया। शुरू का दौर था, मैं भी युवा था, किसी ने कुछ बोल दिया था तो मैंने शिकायत बोली। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई जी। कि भैया आलोचना सहन करने की शक्ति हो तो समाज में आओ। जी। बिल्कुल। तो वो सहन शक्ति मैंने उसी दिन से बढ़ा ली। तो वो हैं प्रेम बिया हैं जी। उनके जैसा दातार तो मैं समझता हूँ। हम लक्ष्मी पुत्र हैं, वो लक्ष्मी जी का फोटो हम देखते हैं, हम दीपावली पे वो लाते हैं कि वो यूं हाथ रखती हैं लक्ष्मी जी। तो ऐसे ही प्रेम बिया है। ऐसे जो 5-10 जो अग्रवाल समाज के जिन्होंने बागडोर थामी हुई है, ये सब प्रेरणा क्या है। मतलब आप इनके सब पास बैठ जाओ, इनके विचारों को सुनो। टिकम जी हैं, अविनाश जी हैं, विष्णु जी हैं, ये सब ऐसे व्यक्ति हैं समाज में कि पवन जी हैं, कि आप इनके साथ बैठो, इनके विचारों को जानो तो इनसे प्रेरणा मिलती है कि हम और किस हाइट के लोग हैं, आपको कितनी सहजता से उपलब्ध है। बिल्कुल। अगर आप किसी मीटिंग में भाषण दे रहे हैं और सडनली कभी ऐसा हुआ है कि लोग जाने लगे उठ के, तो आप कैसे मैनेज करते हो उस टाइम पे, या क्या बोलकर कि ज़रा मेरी बातें, मतलब आप किस तरह से लोगों को मैनेज करते हो उस टाइम पे? अच्छा, देखो ऐसा है कि पहली बात तो मैं भाषण देता नहीं हूँ, संचालन के अवसर ज़रूर मुझे मिलते हैं, भाषण भी कभी कभार देना पड़ते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है कि कभी कोई ऐसा अवसर आया हो
कि जब मैं बोल रहा हूँ और कोई उठ के जा रहा हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जाते हैं वो रुक जाते हैं कि संजय भैया कुछ बोल रहा है जी। लेकिन एक किस्सा बताऊंगा मैं कि मैं किसी संगठन में, नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि बड़ी पुण्यात्मा थे उसमें आती थी, जी। मैं किसी संगठन का अध्यक्ष बना और मैंने बोला कि ये संत हैं, मुझे इनसे ही पद ग्रहण करना है। जी। तो वो बड़े विरल संत थे, वे आए, उन्होंने मुझे शपथ भी दिलाई और जब वो अपनी बातों को रखना उनने चालू किया तो संतों का अपना एक तरीका होता है, उस दिन मैंने समझा उस बात को। जी। और संत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कोई उठ के जा रहा है, हाँ। आ रहा है, उनको जो उनके मन में जो भाव जागृत होते हैं या जो उनकी वाणी में जो सरस्वती विराजित होती है तो वो धारा प्रवाह बात करते हैं। अब वो उन्होंने धारा प्रवाह धर्म कर्म की, संस्कृति की और ये सब बात चालू की जी। और धीरे धीरे हाल, अब मैं बेबस हो गया उस टाइम, में कुछ कर नहीं सकता था, ना उनको रोक सकता था ना उतर के पब्लिक को रोक सकता था। जी। तो ऐसे कई दौर आते हैं, लेकिन आप आश्वस्त रहे, मेरे भाषण में या मेरे उद्बोधन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई जाएगा उठ के। जी। कई बार ऐसा होता है कि समाज कार्य करते हुए आप फैमिली को निगलेक्ट कर देते हैं। कई बार होता होगा कि भाभी कहते होंगे कि आज मुझे यहाँ जाना है, पर आपको लगता है कि उसी टाइम पे आपकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वहाँ भी जाना है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप दो चीज़ों को? आपने अभी बोला कि कभी, मेरा एक कहना है कभी नहीं होता, ये मैक्सिमम होता है। सबसे पहले तो कि कभी क्या होता है, कभी तो महीनों 2-4 महीने में होता है। हाँ। तो रोज का ही कुछ ना कुछ मामले चलते हैं जी। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरी पत्नी सीधी सादी है, मैं उसको कहीं भी घुमा फिरा के और समझा समझू के मैं मतलब मेरे काम ये में तो निकल करना ही जाता पड़ता है, मतलब एक्चुअली नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपके कई बार टाइमिंग मैच होता है जी। तो और ओवरऑल अपन पत्नी की बात मान के बाकी चीज़ छोड़ नहीं सकते, अल्टीमेटली पत्नी को ही अपनी बात मानना पड़ती है जी। लेकिन उसकी भरपाई मैं अगले 2-4 दिनों में हिसाब बरोबर करा देता हूँ, तो मैं सुखी हूँ। फिर वो अगले 2-4 दिनों बाद फिर अगर ये किस्सा इंसिडेंस होता होगा फिर 2-4 दिन नहीं, फिर मैं ध्यान रखता हूँ, ऐसा मैं बैलेंसिंग करा देता हूँ, जो टाइम जितना चाहिए था बाद में उसको डबल ट्रिपल दे के लेबलिंग पे ले आता हूँ मामला, फिर ठीक हो जाती है व्यवस्था जी। और मतलब आपके कार्य जो आप कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि भाभी आपका कितना साथ देती है उन सब में? और ऐसी कोई यात्रा पे अगर आप जा रहे हैं और आपने अपना आइडिया उनसे शेयर करा है, तो वो आपको किस तरह से एक और ब्रॉड सोच देती है या कोई और एक इनोवेटिव आइडिया बताती हो कि आप इसमें ये कर सकते हैं? ये कोई इंसिडेंस आप मुझे बताइए। वो कुछ नहीं बताती है, यही मेरे लिए बहुत इनोवेशन वाली बात होती है, क्योंकि अगर मैं उसको बताने बैठूँ तो पहले ही बोलते रहने दो, अपन तो यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, तो वो तो मुश्किल जाती है जी। लेकिन आपने एक और बात पूछी थी अभी, इसके साथ क्या पूछा था आपने? 2 बातें पूछी थी आपने एक साथ, एक मैं भूल रहा हूँ कि हाँ कोई आइडिया बताती हूँ कि इसको इस तरह से कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा जनरली टॉपिक पे तो डिस्कस होती है, लेकिन मैं आगे की बात उसको नहीं बताता हूँ कि मैं ये करने जा रहा हूँ, क्योंकि फिर वो प्रोग्राम बनाने लगती उसके, तो मैं जब तैयार हो जाता मामला फिर तैयार बतलाता। और वो कितना साथ देती है आपकी समाज सेवा के, मतलब आप जो जुड़े हैं उससे, आप उन्हें कितना, मतलब एक वो होता है कि आप हमेशा पूरे टाइम समाज सेवा में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक इग्नोरेंस तो फील होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं बेसिकली उज्जैन का हूँ। ओके। और उज्जैन में जिस घर में मेरा जन्म हुआ है उससे 2 मकान छोड़ के अग्रवाल समाज की धर्मशाला है जी। तो वो सामाजिक जो गुण हैं वहीं से, वो मुझे समझ लो कि जन्म से मिले जी। 10-12 साल के ही हुए कि वो समाज में आना जाना शुरू हो गया, तो वो क्या एक नेचर हो गया। बिल्कुल। तो अब क्या हो गया कि जीवन जो आम व्यक्ति का होता है व्यापार और घर होता है, मेरे साथ व्यापार घर के साथ साथ समाज और जुड़ गया, 3 चीज़ों को बैलेंस करना होता है जी। तो अभी थोड़ी
5-10 साल में मेरे को सुविधा हो गई कि बच्चे बड़े हो गए, जी व्यापार में कन्वर्ट हो गए, मेरा काम बहुत कुछ संभालने लग गए। तो अभी घर पत्नी संभाल लेती है, थोड़ा सामाजिक में कर लेता हूँ, व्यापार में भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ और बाकी बच्चे संभाल लेते हैं। तो एक समन्वय बना के हम घर गृहस्थी हमारी चला रहे हैं और प्रेम से आनंद से रह रहे हैं। जी। एक पल ऐसा आता है कि आप किसी कार्य को करने गए हो और उसमें अड़चने आ रही हो, तो उस टाइम पे उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आपके सारथी बन के कौन उभरे थे? उस टाइम पे जिन्होंने आपकी वो भूमिका निभाई थी सारथी की, वो किस्सा मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, मैंने पिछले मैं समझता हूँ 30-35 साल से मैं इंदौर में अग्रवाल समाज में काम कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे समाज के वरिष्ठ हों या जिन जिन संगठनों में काम किया उनके अध्यक्ष हों, उन्होंने मुझे काम करने को बहुत बहुत अवसर प्रदान करे और ट्रस्ट भी खूब किया। सभी ने मेरे ऊपर विश्वास खूब किया, मैंने काम भी किए। अभी हम जब जब यात्रा लेके गए थे जगन्नाथ जी की, जी मैं समझता हूँ कि भारत में जो चमत्कार भगवान जगन्नाथ जी के यहाँ है वो कहीं और नहीं है। तो उस यात्रा में 2 बार मैं बेबस हुआ। जब मैं 3-4 साथियों के साथ जगन्नाथ जी पहुँचा तो एक लिंक थी हमारे के अग्रवाल ही थे और हम उनसे मिले। जी। तो मैंने बोला यार मेरे को ये व्यवस्था चाहिए। तो वो कोई सहायता नहीं कर पाया, चूँकि उड़ीसा है जी और उस बेल्ट में परिचय शून्य है। कैसे शुरुआत करें, व्यवस्था कैसे देखें, होटल करना, जगह करना, महाराज करना, टेंट लाइट सारी व्यवस्था थी, समझना। तो जिनसे जिन जो संपर्क में थे वो मंदिर में ही मिलने गया था मैं उनसे, तो मैं बड़ा बेबस हो गया। मैंने बोला यार यहाँ संपर्क नहीं है संजय कोई भी, अपन तो यहाँ हैरान हो जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। मंदिर में ही बैठ गया मैं, बाहर अच्छी बड़ी जगह है वहीं पर बैठ गया। मैंने प्रभु से बोला, मैंने कहा हाथ तो गया हूँ, खाली हाथ तो नहीं जाऊँगा, रास्ता लगाओ। मैं ऐसा बिल्कुल बेबस हो गया था। जो आपने शब्द बोला ना, बड़ा मन कमज़ोर हो गया था। अगले दिन सुबह नाश्ते के लिए गए तो योग से जो हमारा टैक्सी वाला था वो एक अग्रवाल के होटल पे ले गया मुझे जी। और चले गए, अंदर नाश्ता कर रहे तो मेरे को फ़ोटो दिखा, फ़ोटो पे अग्रवाल लिखा था। मैंने बोला यार आपके मालिक का नंबर दो। अग्रवाल है? बोले हाँ है। मैंने नंबर लिया, मैंने उनको फ़ोन लगाया कि भैया ऐसी हम यात्रा ला रहे हैं। तो बोले यार आप एक काम करो, 1 बजे मेरी दूसरी शोरूम है वहाँ पर आ जाओ। मैं वहाँ गया, मैंने बोला भाई साहब ऐसी पूरा बेस बतलाया। बोला आपको क्या क्या चाहिए? मैंने बोला आप भैया ये चाहिए। उन्होंने 3 घंटे में मेरी पूरी व्यवस्था करा दी। बिल्कुल। दूसरा, इसी यात्रा से जुड़ा हुआ एक और किस्सा है कि जब इसके पहले हम जब भी यात्रा लेके गए तो साथ में हमारा ट्रेन भारतीय रेलवे पेंट्री अलाउ करता था जी। और जब हमने ट्रेन बुक कराई तो हमारा जो एजेंट था उसने बोला मैं आपको पेंट्री अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दी लेकिन मैं उपलब्ध करा दूंगा। मैं सतत 3 महीने तक रेगुलर मेहनत करता रहा और 3 महीने बाद जब यात्रा के 2 दिन बचे थे तब मुझे स्ट्रिक्टली हो गया कि पेंट्री नहीं मिलेगी। मैं एकदम हताश हो गया कि आज मैं 1350 लोगों को मैं कैसे भोजन, कैसे चाय, ठंड का टाइम है, चाय भी लगेगी, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, कैसे करूँगा। लेकिन वही प्रभु की लीला है, सब व्यवस्था होती चली गई। और जहाँ तक सारथी की बात है तो सारथी भगवान तो स्वयं रहे ही, लेकिन मेरे साथ जो यात्रा में जैसे किशोर गोयल जी मेरे जो साथी संयोजक थे और मेरे साथ जो मेरी कार्यकर्ताओं की टीम है उन्होंने पूरी दौड़ और ताकत लगा के मेरे उस काम को संपन्न किया। तो भगवान सारथी थे और हम सब उनके पीछे मेरे कार्यकर्ता थे, तो संपन्न हो पाया जी। आपकी सारी बातें सुन के अगर इस समाज सेवा और आपके अग्रवाल होने पर आपकी इस कहानी को एक शीर्षक दिया जाए तो आप वो क्या देना चाहेंगे? मेरा जी, आपकी जीवन कहानी को एक शीर्षक दिया जाए। सामाजिक यात्री, एक सामाजिक छोटा सा कार्यकर्ता
यात्री हूँ, चल रहा हूँ सबके साथ, समाज सेवा में निरंतर। और ये सफ़र जब तक सांस है, मैं समझता हूँ चलता रहेगा। कई दौर ऐसे भी आते हैं जब ऐसा लगता है कि यार इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ, लेकिन नहीं हो पाता है। सांसों में ही समाज सेवा है, तो वो सांस तो लेना ज़रूरी है। तो उनका स्पंदन मेरे मन मस्तिष्क में चलता है। अभी आपने कहा कि कभी कभी लगता है कि इस दौर से, तो वो ऐसा कौन सा दौर था, वो एक दर्द भरा मैं इसका किस्सा जरूर सुनना चाहूँगी कि कब लगता है कि नहीं, ऐसा बहुत रेयर होता है। मेरे सामाजिक जीवन काल में तो मुझे बहुत सहयोगी मिले और बहुत साथ भी बहुत दिया सबने। कोई एक आध दो दौर थोड़े जीवन में उतार चढ़ाव के आते हैं, तो उसमें एक अपेक्षा रहती है कि जिनके लिए हमने समय, हमारी एनर्जी, हमारी ताकत, हमारी कार्यकर्ताओं की फौज, और हमने परिवार को छोड़ा, व्यापार को छोड़ा, और समर्पित भाव से एक सिपाही बन के काम किया जी, तो जिनके सिपाही बने उस कर्नल को साथ में होना चाहिए। जी बिल्कुल। उन सब कर्नल को साथ में होना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ता भी हूँ। अगर युद्ध होता है तो युद्ध में तो मैदान में सबको उतरना पड़ता है और अपने जवानों की रक्षा करना पड़ती है। तो ऐसे दौर आए कुछ, ठीक है, ये एक मलाल जरूर जीवन भर रहेगा, लेकिन फिर भी मैं तो सिपाही हूँ। मैं चलता रहूँगा और समाज की, धर्म की रक्षा करता रहूँगा, और जितना दौड़ सकता हूँ मेरी बहन, मैं दौड़ता रहूँगा। जी भैया, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। और अग्रमित्र के इस खास एपिसोड में हमने संजय भैया की वो बातें सुनी और वो किस्से जाने जो बहुत मैटर करते हैं। भैया की बोलते ना, अर्श से लेकर फर्श तक जो बातें थी वो भैया ने सब कुछ हमें बताई कि किस तरह से वो अग्रवाल समाज से जुड़े, किस तरह से उन्होंने कार्य करा है और आगे आगामी वर्षों में वो क्या क्या अग्रवाल समाज को कहाँ, किस स्तर पर देखना चाहते हैं, वो सब हमने जाना। तो इन सब के लिए मैं भैया का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। भैया, अग्रमित्र पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। निश्चित तौर पर अग्रमित्र की एक अपनी अनूठी पहचान है, और समाज के सभी बंधुओं को जोड़ के जिस भाव के साथ उनकी बातों को आप समझ के आगे बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छे अवसर है हम सभी के लिए, हम कार्यकर्ताओं के लिए। और मेरी आपने उसमें मेरा चयन किया, मैं तहे दिल से आपका और गौरव जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित तौर पर एक साथी के रूप में मुझे कहीं भी आवश्यकता लगे तो मैं सदैव आपका साथ देने के लिए तत्पर रहूँगा। धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच।